हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का। और हम लोग अब रिवीजन करने वाले हैं एसिड बेस और साल्ट का। ये आपके क्लास 10th का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। लगभग मैंने सोच रखा है कि 2 घंटे के आसपास हम लोग पूरा ये रिवाइज कर डालेंगे, जिसमें हम लोग पूरा कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, सारी एक्टिविटी रिवाइज करेंगे, नोट्स के साथ रिवाइज करेंगे। यानी अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट पर आपकी अच्छी कमांड भी होते चले। ठीक है ना। तो एक तो रिवीजन होता है कि ऊपर ऊपर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, तो उस टाइप का मैं नहीं कराऊंगा। थोड़ा सा मैं डिटेल में ही रिवीजन करते हुए चलूंगा। यानी कि जो भी चीजें समझाएंगे वो थोड़ा सा डिटेल में समझाते हुए चलेंगे कि अगर आपने पीछे ना पढ़ रखा हो या पढ़ भी रखा हो तो आधा अधूरा हो तो वो भी क्लियर होता जाए। लेकिन फिर भी 2 घंटे के आसपास आपका ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। ओके। एसिड बेस और साल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसकी आगे भी बहुत ज्यादा यूज है जब आप 11th और 12th में जाएंगे तो इसीलिए इस चैप्टर पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें काफी चीजें एक दूसरे से लिंक होती है, कंसेप्चुअल होती है। तो उस कंसेप्ट को समझते चलिएगा, उस लिंक को समझते चलिएगा, वरना आपको याद करना पड़ेगा। और जब याद करने की बात आती है तो फिर चैप्टर आपको टफ लगता है। बात समझ में आई ना। तो इसीलिए जो इस तरीके से मैं आप लोगों को समझाते जाऊं, जिस लिंक से मैं आपको समझाते जाऊं, सेम वैसे ही आप लोग भी रिवीजन करेंगे। आप लोगों के पास जो भी नोट्स हो, या आप मेरे से पढ़ रखे हो या किसी और से, वो नोट्स को ओपन कर लीजिए, साथ में एक रफ कॉपी और पेन ले लीजिए और रिवाइज करते जाइए। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं लेकिन आपके नोट्स में नहीं है तो उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए आइए तो हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे और शुरू करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, एसिड बेस एंड साल्ट्स। ओके चलिए। तो एसिड बेस और साल्ट, इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कि 118 एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फलाना ठिकाना, बहुत सारी होती है ना। इन्हीं एलिमेंट्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये कंबाइन होकर बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि H2O है, ठीक है ना, वाटर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। बात समझ में आ रही है। हम लोग जैसे एसिड पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो ऐसे ही जितने भी कंपाउंड बने हैं वो इन्हीं सारे एलिमेंट से तो मिलकर बने हैं। तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको 10th लेवल पर, आपके लेवल पर हम कह सकते हैं कि हम लोग उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। या तो वो कंपाउंड जो बनेगा वो एसिड होगा या बेस होगा या साल्ट होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि एसिड हम लोग उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि खाने में थोड़ा सा खट्टा लगे, यानी कि सौर हो, और जो लिटमस पेपर को फाइनली रेड में बदल दे। जो लिटमस पेपर को फाइनली क्या करे? रेड में बदल दे फाइनली। पहले लिटमस पेपर पर्पल कलर का भी हो सकता है और ब्लू कलर का भी हो सकता है, लेकिन फाइनली किस में बदल देगा? रेड में। बेस क्या होता है? बेस वो होता है जो कि खाने में अगर उसको आप चखेंगे तो ये थोड़ा सा बीटर लगेगा। कैसा लगेगा? बीटर, यानी कि कड़वा। और लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर रेड हो या पर्पल हो, फाइनली क्या करता है? ये ब्लू में बदल देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेस जो होता है वो फाइनली ब्लू में बदलता है। तो याद करने का तरीका होता है ये बीबी, बीबी सभी लोग जानते हो, ठीक है ना। तो बेस जो होता है वो फाइनली ब्लू में बदल देता है। लिटमस पेपर का कलर चाहे रेड हो या चाहे पर्पल हो, ध्यान रखिएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। साल्ट्स क्या होते हैं? तो साल्ट्स वो चीज होती है जो एक केटायन और एक एनायन से मिलकर बना होता है।
जो केटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग साल्ट्स कहते हैं। यानी कि एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक निगेटिव पार्ट होगा। जैसे कि देखिए NaCl, NaCl हमारा एक साल्ट है, इसमें क्या है Na प्लस है और Cl माइनस है। क्लियर है ना। तो अब हम लोग, ये तो मैंने एक छोटा सा आप लोगों को प्रारूप बता दिया, अब हम लोग एक एक चीज उठाएंगे, उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो एसिड को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी प्रॉपर्टी, सारी चीजें, हर चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, बेस का भी करेंगे, साल्ट का भी करेंगे, तो वहां पे और आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। चलिए ओके। तो हमारे मन में एक बात आती है, हमारे मन में एक सवाल आता है कि भैया हम लोग जो कंपाउंड बनाएंगे वो एसिड होगा, बेस होगा, साल्ट होगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमें कोई कंपाउंड दिया जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंपाउंड एसिड है कि बेस है कि साल्ट है? तो गिवन कंपाउंड, जो दिया हुआ कंपाउंड है वो एसिड है कि बेस है, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर्स। साल्ट की अभी बात नहीं हो रही है, साल्ट की बात हम लोग आगे करेंगे। अभी हम लोग कंपाउंड, दिया हुआ कंपाउंड, गिवन कंपाउंड एसिड है या बेस है, इस बात की जानकारी हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? इंडिकेटर्स की मदद से। ठीक है ना। चलिए, अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। इंडिकेटर्स दो तरह के हो सकते हैं। हालांकि ज्यादा यूज तो मात्र पहले टाइप का इंडिकेटर ही किया जाता है, लेकिन दूसरे टाइप का भी इंडिकेटर है, एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत लिख रखी है, तो मैंने भी यहां पे बताया है। पहला इंडिकेटर वो होता है जो एसिड के साथ कोई और कलर देगा और बेस के साथ कोई और कलर देगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर देगा एसिडिक और बेसिक मीडियम के साथ। जैसे कि हमारा इंडिकेटर है लिटमस, हमारा इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन, हमारा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, हमारा इंडिकेटर है टर्मेरिक यानी हल्दी। तो ये जो कुछ इस टाइप के आपके इंडिकेटर हैं, ये इनके साथ जब आप कंपाउंड डालोगे तो एसिड के साथ कुछ और कलर देंगे और बेस के साथ कुछ और कलर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अभी मैं इसका चार्ट भी आप लोगों को दे दूंगा तो और समझ में आ जाएगी। और दूसरे टाइप का इंडिकेटर होता है जो कि एसिड के साथ किसी अलग टाइप का स्मेल देंगे और बेस के साथ किसी अलग टाइप का स्मेल देंगे। तो इनका एक हम लोग नाम भी कहते हैं कि दिस इज द ऑलेफैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? ऑलेफैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे कि ऑनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल लवंग के तेल को कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि इनके साथ जब एसिड आएगा तो ये कुछ अलग स्मेल देंगे और जब इनके साथ बेस आएगा तो ये कुछ अलग स्मेल देंगे। अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर? आइए, डिटेल में बढ़ने से पहले ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। हो सकता है कहीं से भी सवाल बन जाए, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये लिटमस क्या होता है? तो लिटमस जो होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, मतलब हमारे नेचर में पाया जाता है। और ये एक प्लांट है जिस प्लांट का नाम है लीचेन प्लांट, उसी से ये निकाला जाता है। लीचेन प्लांट से इसको निकाला जाता है और फिर अपने लैब में लाकर, इसको फैक्ट्री में लाकर बनाया जाता है। इसका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है। ध्यान रखिएगा, इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है। ठीक है ना। लिटमस हमें सॉल्यूशन के रूप में भी मिल सकता है या पेपर के रूप में भी मिल सकता है। अगर आप लोगों ने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किए हो, कई जगह स्कूलों में तो कराई ही नहीं जाती, 10वीं के बच्चों को तो छोड़ो, 12वीं के बच्चों को भी नहीं कराई जाती, लेकिन फिर भी आप लोग टीचर से कहिएगा, हो सकता है वो आप लोगों को पेपर दिखाएं। तो लिटमस पेपर आप लोग देखिएगा या लिटमस का सॉल्यूशन देखिएगा, वो पर्पल कलर का होता है। और मान के चलिए कि लिटमस का सॉल्यूशन यहां रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम कोई एसिड डाल देंगे, कोई भी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड डाल देंगे, तो अब ये सॉल्यूशन जो होगा वो रेड बदल जाएगा। क्लियर? और अगर मान के चलिए हमारे पास ये
लिटमस का सॉल्यूशन रखा हुआ है या लिटमस का पेपर ही है, और जब उसको हम बेस डाल देंगे उसमें, यानी बेस के कांटेक्ट में ला देंगे, तो फाइनली ब्लू में बदल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो फाइनली रेड बदल जाएगा, और जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो फाइनली ब्लू बदल जाएगा। यानी कि अगर लिटमस पेपर मान के चलिए रेड कलर का है, मान के चलिए हमने एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको रेड कलर बना दिया। अब अगर इसमें हम लोग फिर से बेस डालेंगे तो वो पहले तो क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, करता जाएगा। फिर जब एसिड सब खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद भी हम बेस डाल रहे हैं तो रेड कलर खत्म हो जाएगा और ब्लू कलर आने लगेगा। कई बार ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। अभी एक एक्टिविटी में आगे इसी टाइप का कराऊंगा, ठीक है ना? अभी एक एक्टिविटी इसी टाइप का मैं कराऊंगा तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना समझ जाइए कि लिटमस जो होता है वो एसिडिक मीडियम में फाइनली रेड देगा और बेसिक मीडियम में फाइनली ब्लू देगा। क्लियर? चलिए, ओके। टर्मेरिक, हल्दी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि नेचर में पाया जाता है। और ये जो फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज है ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, यानी कि इसको लैब या इंडस्ट्री में बनाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज को हम लोग लैब या इंडस्ट्री में बनाते हैं, ये नेचर में नहीं पाया जाता। ओके, चलिए अब देखिए यहां पे बहुत सारे इंडिकेटर हैं और उनका कलर क्या होगा, और वो एसिडिक मीडियम में उनका क्या कलर होगा, बेसिक मीडियम में क्या कलर होगा, ये मैं अब यहां पे लिखने जा रहा हूं। ध्यान से सभी लोग देखिए और समझिए। मैंने अभी क्या बोला, लिटमस जो होता है इसका नेचुरल कलर क्या होता है, पर्पल। जब ये एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, रेड। और जब इस लिटमस पेपर को बेसिक मीडियम में डाल देंगे तो हो जाएगा ब्लू। फिनोप्थिलीन जो होता है इसका कोई कलर नहीं होता, यानी कि ये कलरलेस होता है। जब अपने नेचुरल स्टेट में रहेगा तो ये कलरलेस रहेगा, और जब एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो भी इसका कलर चेंज नहीं होता, तो भी ये कलरलेस ही रहता है। लेकिन जब बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करें तो ऑरेंज से ही मालूम चल रहा है कि इसका नेचुरल कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर का। और जब ये एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रेड कलर हो जाएगा, ठीक है ना, लिटमस की तरीके। और जब बेस के साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये येलो कलर हो जाएगा। टर्मेरिक, हल्दी, हम सभी लोग जानते हैं कि येलो कलर का होता है, तो नेचुरल कलर तो इसका येलो ही होगा। और जब एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होता, ये येलो का येलो ही रहता है। लेकिन जब बेसिक मीडियम के साथ चेंज करते हैं तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। अरे कभी भी भैया आपके कपड़े पे अगर कोई हल्दी वाली आइटम गिर जाए, सब्जी गिर जाए, दाल गिर जाए, कढ़ी गिर जाए, ठीक है ना, तो उसको साबुन से रगड़िएगा। तो हल्दी है और आपने साबुन से उसको रगड़ा, साबुन में क्या होता है, बेस, तो देखिएगा वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो यानी कि जब टर्मेरिक की रिएक्शन बेस से होती है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये एक दो हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी में लिख रखा है तो मैंने भी लिख दिया है। ये भी दो नेचुरल इंडिकेटर हैं जो कि पहले यूज होता था रेड कैबेज की लीफ एक्सट्रैक्ट से और फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेजिनिया प्लांट से। तो ये कुछ जरूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। इसका जो नेचुरल कलर होता है वो रेड होता है, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जब बेस के साथ करेंगे तो ये ग्रीन कलर हो जाता है। और फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेजिनिया प्लांट जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, और जब इसकी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जब बेस के साथ करेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ये जो चार्ट है इसको आप लोग याद रखिएगा। ये दो आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन ये ऊपर वाले चार तो याद होने ही चाहिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, पहले ये ऊपर ला लें। चलिए ओके। अच्छा, अब ये दूसरे टाइप का इंडिकेटर,
ये कौन सा इंडिकेटर है? ये है ओलेफैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि ऐसा इंडिकेटर जो कि एक एसिड के साथ कुछ और स्मेल देगा और बेस के साथ कुछ और स्मेल देगा। तो ये जो ऑनियन होता है, ऑनियन क्लॉथ स्ट्रिप्स, मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है कि इसको बनाते कैसे हैं, यहां पे तो मैं वो नहीं बता रहा, जरूरत भी नहीं है। तो ये जो होता है, ये बेस के साथ जब ये आता है तो ऑनियन की जो स्मेल होती है ना, प्याज की अपनी स्मेल होती है ना, तो वो स्मेल गायब हो जाती है। लेकिन एसिड के साथ ऐसा नहीं होता। मतलब जब प्याज के क्लॉथ स्ट्रिप्स के साथ हम लोग बेस को कांटेक्ट में लाएंगे तो प्याज की जो स्मेल होती है, ऑनियन की जो स्मेल होती है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब एसिड के साथ लाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी एसिड के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा। क्योंकि जब रिएक्शन होती है तभी तो कलर में चेंज या ऑर्डर में चेंज यानी स्मेल में चेंज आती है। वेनिला है, ये भी बेस के साथ जब कांटेक्ट में आएगा तो बेस के साथ कांटेक्ट में आने पर इसका जो नेचुरल स्मेल है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन एसिड के साथ नहीं होता है। क्लोव ऑयल का भी वही खेल है। क्लोव ऑयल भी जो लौंग का तेल होता है, इसको भी जब बेस के कांटेक्ट में तुम लाओगे तो बेस डिस्ट्रॉय नेचुरल स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल, लेकिन एसिड नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है, तो बहुत सिंपल है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी स्मेल वाली इंडिकेटर जैसे ऑनियन हो गया, वेनिला हो गया या क्लोव ऑयल हो गया, एसिड के साथ अपना स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लेकिन जब बेस के साथ आएगा तो अपने स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या मेरी बात समझ गए? चलिए भैया, थोड़ा मैं आराम आराम से ही चल रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कई बच्चे होंगे जो कि ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, इसीलिए आराम आराम से ही रिवाइज कीजिए। देखिए, अगर मैं तेज रिवाइज कराऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, और आराम से कराऊंगा तो 2 घंटा। अरे तो आधे घंटे में क्या जाता है, आराम से पढ़ो। पढ़ाई जो होती है ना, वो शांति से की जाती है और प्यार से की जाती है, इस बात का ध्यान रखना। प्यार से तो कुछ भी किया जा सकता है, तो पढ़ाई कौन सी बात है। प्यार से तो बहुत बड़े बड़े जंग जीते जा सकते हैं, है ना, हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, ओके। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने यह सीखा कि कंपाउंड एसिड है कि बेस है। लेकिन कोई पूछे कि एसिड है तो कितना एसिडिक है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक है कि कम है, या बेसिक है तो कितना बेसिक है, बहुत ज्यादा है या कम है। तो कहने का मतलब यह है, इस बात की जानकारी जो है वो हमें पीएच स्केल या पीएच मीटर से मिलती है। पीएच स्केल या पीएच मीटर से मिलती है, जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताता है कि आखिर वो एसिड है तो हाइयर एसिड है कि लोअर एसिड है, यानी कि उसकी पावर ज्यादा है कि कम है। ठीक है ना, बेस है तो उसकी पावर ज्यादा है कि कम है। ये जो पीएच स्केल होता है, इस पे 0 से लेके 14 तक, देखिए ऐसे पीएच स्केल होते हैं जिस पे 0 से लेके 14 तक नंबरिंग होता है। ठीक है ना, तो अभी मैं इसको समझा रहा हूं। जब पीएच की वैल्यू लेस देन 7 हो तो यानी कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी कि यहां से यहां तक, यानी कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा है ये? एसिडिक सॉल्यूशन। मान के चलिए हमें कोई कंपाउंड दिया गया और हमसे पूछा गया कि बताओ ये एसिड है कि बेस है, तो हम क्या करेंगे, पीएच स्केल लेंगे, उस पे इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो जैसे थर्मामीटर होता है ना, तो थर्मामीटर हम लोग लगाते हैं तो हम लोग फटाक से कह देते हैं ना कि शरीर की गर्मी नाप के कि हाँ भैया 102 बुखार है, बहुत ज्यादा बुखार है, पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी खिलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो नाप देता है, वो क्या करता है, उसके अंदर की जो मरकरी होती है ना, वो वहां तक चली जाती है जहां तक टेम्परेचर बॉडी का होता है। तो इसमें भी कुछ उसी टाइप का होता है, जब एसिड के साथ कांटेक्ट में डालोगे तो वो उस लाइन पे इंडिकेट कर देगा कि इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है ना, वो इंडिकेट कर देता है। एक्सपेरिमेंट अगर आप लोगों ने स्कूल में किए हो तो गुड, ना किए हो तो मास्टर को परेशान करना, कहना कि ये एक्सपेरिमेंट कराओ। तो एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर 7 से लेके 14 तक हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्यूशन। और अगर 7 हो तो हम लोग बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है, यानी कि ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। जैसे कि हमारा पानी होता है ना, H2O, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है।
क्या बात समझ में आ रही? ये बात समझ गए? तो अभी मैं यहां पे वो नहीं बता रहा कि कौन सा हायर एसिड होगा, कौन सा लोअर एसिड होगा, ये हम लोग आगे बात करेंगे। अभी मैंने बस इतना बताया कि एक पीएच स्केल होता है जिससे हम लोग ये मालूम करते हैं कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है या बेस की स्ट्रेंथ क्या है। क्या बात समझ में आ गई? अगर वो एसिड जितना इधर की तरफ होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि अगर उसका मान के चलिए पीएच स्केल पे नंबर आ गया 0 से 1 2 के बीच में, तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। और अगर 5 6 7 के आसपास आया, 5 6 7 के बीच में, तो यानी कि वो कम एसिडिक होगा। अगर 7 से 10 के बीच में आता है तो यानी कि वो कम बेसिक होगा, और अगर 12 से 14 के बीच में आता है तो समझिए वो ज्यादा बेसिक होगा। अभी मैं आगे भी ये बात बताऊंगा और वहां कुछ और बातें बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल इतनी बातें समझ में आ गई, ये सारी चीजें नोट हो गई। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग यहां से एक एक टॉपिक उठाएंगे, एसिड उठाएंगे, फिर बेस उठाएंगे, फिर साल्ट उठाएंगे। क्लियर है ना? चलिए आइए, अभी तो शुरुआत हुई है। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग तेजी में काम करेंगे क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो हैं सो बहुत सारी चीजें इजी हैं और आप लोग 8वीं 7वीं 8वीं क्लास से ही जानते हैं। मैं 2 डेफिनेशन एसिड के बताऊंगा। पहला डेफिनेशन, ऐसे सब्सटेंस जो कि खाने में यानी कि उनका टेस्ट जो हो वो खट्टा हो, सॉर, SOUR, और जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे या पर्पल लिटमस को भी रेड में बदल दे, पर्पल लिटमस को भी रेड में बदल दे। कहने का मतलब लिटमस पेपर चाहे ब्लू हो चाहे पर्पल हो, वो फाइनली क्या करे, रेड में बदल दे, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। जैसे कि लेमन कितना खट्टा लगता है, अचार, नाम सुनते हैं मुंह में पानी आ जाती है, इमली, ठीक है ना, इसको तो देखकर और नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सब तो खाने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड, बहुत सारे एसिड और भी हैं जो कि हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गए एसिड के। एसिड 2 तरह के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक एसिड और एक इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हम लोग उस एसिड को बोलते हैं जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है, जो कि एलिमेंट्स में या किसी प्लांट्स में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? नेचुरली जो नेचर में पाया जाता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। और ये जनरली वीक एसिड्स होते हैं। जनरली क्या होते हैं? ये वीक एसिड्स होते हैं, यानी कि इनकी पावर यानी इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, यानी कि पीएच पे इनकी वैल्यू जो है वो वहीं 5 से 7 के बीच में आती है। सबकी नहीं, जनरली मतलब 90% की। 10% ऐसे भी नेचुरली एसिड हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये लेमन ही है। लेमन का पीएच अगर आप देखेंगे ना तो इसका पीएच 3 के आसपास आता है कुछ, ठीक है ना, मुझे एक्यूरेट तो याद नहीं है लेकिन 3 के आसपास आता है। क्या बात समझ में आ गई? तो हम लोग कुछ नेचुरल सब्सटेंस के, नेचुरल सोर्सेस के, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार सवाल में पूछ लिए जाते हैं कि बताओ इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है। जैसे कि ऑरेंज, लेमन, मौसमी, इन सब में साइट्रिक एसिड होता है। अगर आपने नोट में, ये आपके नोटबुक में नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लिख लें, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। कई बार इसको थोड़ा सा अलग ढंग से भी पूछ लेंगे इस नॉलेज को, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ऑरेंज, लेमन, मौसमी में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। एप्पल्स जो होते हैं, एप्पल्स में होता है मैलिक एसिड, ठीक है ना। टोमेटो जो हम लोग खाते हैं ये भी खट्टा लगता है ना, इसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड। इसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ये इमली, अभी मैंने बोला ना मुंह में आ जाएगा पानी आपके, टैमरिंड बोलते हैं इसको, इमली में टैमरिंड बोलते हैं, और इसके एसिड का नाम है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। जो मिल्क होता है, सॉरी, जो दही होती है या सौर मिल्क होता है उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। विनेगर जानते हैं आप लोग, अचार उचार में डाले जाते हैं, कई बार विनेगर
और भी कई सारी चीजों में यूज होते हैं और शरबत उर्बत में भी डाला जाता है। तो ये होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, तो कर्ड और सौर मिल्क में लैक्टिक एसिड, हाँ सही लिखा है मैंने। विनेगर में एसिटिक एसिड। कुछ और हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना, सारे प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स पाया जाता है। कौन सा एसिड्स? एमिनो एसिड्स। एंट स्ट्रिंग, अगर कभी भी आपको चींटी काट ले, चींटी काट ले तो वो क्या करता है, वो फॉर्मिक एसिड या इसी का एक नाम होता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ये एसिड छोड़ता है। तो आप लोग क्या कीजिए, वहां पे बेस वाली कोई भी चीज लगा लेंगे ना तो आपको राहत मिल जाएगी। बहुत ज्यादा कुछ ना हो तो साबुन को ही थोड़ा सा रगड़ लो, आपको राहत मिल जाएगी। जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू भी काटे तो यही एसिड उसमें पाया जाता है। अच्छा, गार्लिक जो होती है, लहसुन, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है? तो ये कुछ नाम है 8-10 जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये कई बार पूछे जाते हैं, किसी ना किसी सवाल में जरूर पूछ लिए जाएंगे। खास करके अगर एमसीक्यू सवाल बनाए जाते हैं तो उसमें पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स की, यानी कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं। ये कौन से होते हैं भैया? तो ये वो होते हैं जो कि नेचुरली किसी प्लांट या एनिमल में नहीं पाया जाता, बल्कि कहीं पे पड़े होते हैं और अर्थ से हम लोग मिनरल्स के रूप में प्राप्त करते हैं, या बहुत 2-3 चीजों को मिलाकर हम लोग खुद से कुछ बनाते हैं अपने लैब में। उस टाइप के जो भी एसिड्स होते हैं उनको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, यानी मिनरल एसिड्स कहते हैं। इनको जनरली लैब में ही बनाया जाता है, इंडस्ट्री में ही बनाया जाता है, और ये जनरली स्ट्रांग होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे के सारे स्ट्रांग एसिड हैं। लेकिन जैसे H2CO3, H3PO4, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे एसिड हैं जो कि मिनरल एसिड तो हैं लेकिन वीक एसिड है। तो इसीलिए मैंने लिख रखा है कि जनरली स्ट्रांग होते हैं, यानी कि 90% एसिड जो कि इनऑर्गेनिक है वो स्ट्रांग होंगे और 10% जो है वो वीक होंगे। क्लियर है ना? अब हम लोग एसिड की दूसरी डेफिनेशन बात करते हैं। एसिड का एक दूसरा डेफिनेशन है जो कि एक अर्हेनियस साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा दिया गया है। अर्हेनियस साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारी चीजें देखी, और उन्होंने एसिड और बेस के बारे में थोड़ा सा कुछ अलग बताया। उन्होंने एसिड और बेस को एक दूसरे तरीके से डिफाइन किया, उसको हम लोग अब पढ़ते हैं। देखिए, सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन, ऐसे सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। और जब उसको पानी में डिजोल्व किया जाए, जब उस सब्सटेंस को पानी में डिजोल्व किया जाए तो वो उस हाइड्रोजन को छोड़ भी दे, गिव हाइड्रोजन आयंस। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl, इसमें हाइड्रोजन है ना, और इसको जब आप पानी में डालोगे तो ये क्या होगा? ये H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा, यानी इसने अपना H+ छोड़ दिया। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करें तो ये होता है H2SO4, और इसको जब आप पानी में डालोगे तो क्या होगा? ये भी अपना H+ छोड़ देगा। तो यहां पर 2H है तो 2H+ अलग हो जाएगा और ये सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। क्लियर है ना? नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। इसको जब पानी में डालोगे तो क्या होगा? H+ अलग हो जाएगा और NO3- अलग हो जाएगा। इसको नाइट्रेट आयन बोलते हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। इसमें देखो, इसमें तो 4 हाइड्रोजन है, 3 यहां पे और 1 यहां पे, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं निकलता, ये वाले हाइड्रोजन निकलते हैं। तो ये क्या बन जाता है? ये CH3COO- और H+। तो यहां भी H+ निकल गया ना पानी में डालने पर, तो ये भी एसिड है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? मिथेनोइक एसिड, जो कि अभी मैंने बताया कि एंट स्ट्रिंग में पाया जाता है, ये होता है HCOOH। यहां भी आप देखिए 2 H हैं,
लेकिन ये H नहीं निकलता, ये वाला H निकलता है। जो ये बात ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन के साथ H होता है ना वही निकलता है, ऑक्सीजन के साथ जो H होता है वही निकलता है। इसके पीछे का रीजन क्या है ये कार्बन चैप्टर में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। तो HCOO माइनस प्लस H प्लस। कार्बोनिक एसिड जो कि वीक होता है लेकिन है तो एसिड भैया, तो इसीलिए इसको भी लिखो H2CO3। इसको जब पानी में डालोगे तो क्या होगा, ये वाला दोनों H निकल जाएगा, यानी 2H प्लस और CO3 2 माइनस। फॉस्फेरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। इसको पानी में डाला तो 3H प्लस मिला और PO4 3 माइनस अलग हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि एसिड को अब हम लोग अपने दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन हो और पानी में H प्लस दे, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। बात ध्यान रखिएगा, कई बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। हाइड्रोजन हो और पानी में वो H प्लस दे तभी एसिड है वो। जैसे मैंने यहां नोट करके लिख भी रखा है, जैसे इथाइल एल्कोहल, ये है इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला। देखिए यहां पे 5 हाइड्रोजन है और यहां पर एक, कुल टोटल 6 हाइड्रोजन है। लेकिन जब इसको पानी में डालते हैं ना तो ये H प्लस नहीं देता है। सेम ग्लूकोज की अगर बात करें C6H12O6, इसको भी जब हम लोग पानी में डालते हैं तो ये H प्लस नहीं देता है। तो इसमें हाइड्रोजन तो है, इसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन तो है, लेकिन पानी में डालने पर ये H प्लस नहीं देता है, तो ये एसिड नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी एल्कोहल होते हैं वो एसिड नहीं होते हैं, जितने भी एल्कोहल होते हैं वो एसिड नहीं होते हैं। एल्कोहल में H होता है, उसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन होता है, लेकिन वो H प्लस नहीं देता। बात समझ में आ गई, ग्लूकोज भी नहीं देता। धीरे धीरे आपकी ये नॉलेज और बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप लोग कार्बन चैप्टर जब पढ़ोगे और थोड़ा सा और लेवल पर जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंपाउंड H होते हुए भी एसिड नहीं है, क्यों नहीं है वो भी समझ में आने लगेगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। एसिड की एक तीसरी डेफिनेशन भी होती है, जो कि होती है कि एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले वो एसिड कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वो बेस कहलाता है। लेकिन ये अभी आपके काम का नहीं है, इसको इग्नोर कीजिए। ओके, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है तो कम से कम वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि मजा आ रहा है कि नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ओके, चलिए भैया आगे चलते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा लिखा होता है HCl DIL, HCl CONS, क्या मतलब है इन सारी बातों का? मैंने पहले भी बता रखा था कि इन सारी बातों का मतलब होता है, DIL का मतलब होता है डाइल्यूटेड और CONC का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूटेड का मतलब यह है कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब यह है कि उसमें पानी की मात्रा कम है। जैसे मान के चलिए हमें किसी को शरबत पिलाना है, ठीक है ना, तो शरबत पिलाना है, तो अगर मेहमान हमारे खास हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा चीनी की मात्रा रखते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड बना के देते हैं, पीने में अच्छा लगता है। यानी कि उसमें हमने चीनी की मात्रा ज्यादा करी है, ठीक है ना, चीनी की मात्रा ज्यादा करी है, पानी कम है। पानी कम क्या, मान के चलो चीनी ज्यादा कर दिया है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन मान के चलिए कोई ऐसा मेहमान आ गया जो हमें पसंद नहीं है, हर तीसरे दिन वो हमारे घर में टपक जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, शरबत, गर्मी का समय है, मम्मी ने बोला भैया शरबत बना के इनको पिलाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा नींबू डालेंगे, ठीक है ना, चीनी थोड़ा सा डालेंगे, पानी भर के डाल देंगे और थोड़ा सा चीनी डाल के दे देंगे। यानी हमने उनको क्या दिया, डाइल्यूटेड दिया, लो पियो। यानी कि उसमें मेन सब्सटेंस चीनी कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या है, पानी की मात्रा कम है और मेन सब्सटेंस ज्यादा है। तो अगर कहीं भी HCl डाइल्यूटेड लिखा है या H2SO4 डाइल्यूटेड लिखा है, यानी कि उसमें जो HCl या H2SO4 मेन एसिड है ना वो कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है। और अगर HCl कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है, यानी कि उसमें मेन सब्सटेंस HCl H2SO4 ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है।
क्या बात समझ में आ गई? ओके, चलिए ठीक है। ये क्या लिख रखा है मैंने, अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जो मैंने बताया ये भी मैंने बता दिया। द कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ एन एसिड इज डिक्रीजेज बाई एडिंग मोर वाटर देन ए डाइल्यूट। हाँ बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेटेड अगर हमारे पास कुछ हो तो उसमें पानी की मात्रा मिला देंगे तो वो डाइल्यूट बन जाएगा। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है। चलिए, हाँ यहां पे एक बात नोट करने लायक है, जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं ना, मान के चलिए हमें कोई एसिड दिया गया, हमें ये एसिड कोई दिया गया या कोई हमें बेस दिया गया, कुछ भी प्योर एसिड या बेस इसमें रखा हुआ है और यहां पे पानी है, यहां पे हमें पानी दिया गया H2O। तो हम क्या करें, एसिड बेस को पानी में डालें कि पानी को एसिड बेस में डालें? कौन सा तरीका अच्छा रहेगा? ये बहुत अच्छी बात है कि कौन सा तरीका अच्छा रहेगा और क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो कभी भी एसिड और बेस को पानी में डालना चाहिए कि पानी को एसिड और बेस में डालना चाहिए, ये सब्जेक्टिव पेपर में सवाल जरूर पूछा जाता है और इसका रीजन भी पूछते हैं वो लोग। तो याद रखिएगा, कभी भी पानी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में नहीं डालना चाहिए, यानी कि ये वाला प्रोसेस गलत है, ये वाला प्रोसेस सही है कि एसिड या बेस, अगर आपके पास प्योर एसिड और बेस है तो उसको बूंद एक एक बूंद करके पानी में डालो और कॉन्सेंट्रेटेड जितना करना है उतना करो, जितना डाइल्यूटेड जैसा भी आपको बनाना है, जितना जरूरी है जिस हिसाब से वैसा बनाओ। क्या करना है, द डाइल्यूशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस शुड ऑलवेज बी डन बाई एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर। वाटर में डालना है और उसको मिलाते रहना है, मिलाते रहना है। क्यों ऐसा, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस को पानी के साथ मिलाते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। और जब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो हम लोग जब एक एक बूंद एसिड या बेस पानी में डालेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो पानी ठंडा होता है, पानी उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर डाला, फिर एब्जॉर्ब कर लिया, तो एक लिमिट पर वो एब्जॉर्ब करेगा। हम चेक भी करते रहेंगे बाहर से कि हाँ हमारा जो बर्तन है वो अब गर्म हो गया ज्यादा, तो हम छोड़ देंगे। लेकिन मान के चलिए एसिड और बेस यहां पे है और उसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो वो रिएक्शन करेगी और जो गर्मी पैदा होगी उस गर्मी को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? और आपका सुंदर सा चेहरा खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर सुंदर चेहरा है तो आपका सुंदर चेहरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए स्कूल में भी अगर इस टाइप का कोई एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो प्लीज इस तरीके की गलती मत कीजिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो वही बात मैंने यहां लिख रखा है और कुछ नहीं है, जो मैंने बोला ना वही लिख रखा है। आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक के एक बार इसको पढ़ लीजिए। चलिए ओके, अब हम लोग एसिड की प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं कि एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किसके साथ क्या रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स का ये छोटे छोटे पहले 3-4 हैं। खट्टा टेस्ट होता है जैसे कि लेमन, इमली, अचार। एसिड जो है सो ब्लू लिटमस हो या पर्पल लिटमस हो, ठीक है ना, फाइनली रेड में बदल देगा। एसिड टर्न मिथाइल ऑरेंज, हाँ मिथाइल ऑरेंज ये फाइनली रेड में बदल देता है, लेकिन फिनोप्थिलीन के साथ कुछ नहीं करता, कलरलेस का कलरलेस ही छोड़ देता है। और टर्मेरिक का भी कुछ नहीं करता, टर्मेरिक येलो होता है उसको येलो ही छोड़ देता है, बेस के साथ ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर करता है। चलिए, कोरोजिव नेचर होता है भैया, एसिड जो होता है कभी भी इसके साथ खिलवाड़ नहीं। एसिड जो है वो अगर आपके शरीर पर गिर जाए, स्किन पर गिर जाए तो वहां पे जला देगा, होल कर देगा, जो कि ठीक भी नहीं होगा। अगर ब्लड में मिल जाए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत ये खतरनाक चीज है। और आप लोगों ने सुना भी होगा एसिड अटैक भी होते हैं कई बार, खास करके एक पिक्चर भी आई थी और उसमें एक लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया गया था क्योंकि उसने लड़के से शादी करने से मना कर दिया था। तो समझ सकते हो, वैसे बहियात लोग भी देश में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिनको क्या बताया जाए। ऐसे लोगों को तो मतलब बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मारो,
मुझे समझ नहीं आता कि जो इस तरीके के जनहिंग बहुत खतरनाक अपराध करते हैं, मतलब बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दो, फिर उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। खैर छोड़ो, अभी रिवीजन कर रहे हैं ना, टाइम की बर्बादी नहीं चाहते हम। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, तो इस चीज से आप लोग बच के रहिएगा। अच्छा, यही रीजन है कि हम लोग एसिड और बेस को किसी मेटल में नहीं रखते हैं, वरना एसिड और बेस जो है उस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा भी कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है। तो एक रीजन, कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बताओ एसिड और बेस को किसी मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रख सकते, तो क्या कहोगे? एसिड और बेस को नहीं रख सकते क्योंकि एसिड उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और कुछ नया प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना कि एसिड जो होता है वो H प्लस देता है। जैसे मान के चलिए HCl है, तो इसको जब हम लोग पानी में डाल देंगे तो ये H प्लस दे देगा और Cl माइनस दे देगा ना। तो यानी कि हमारे पास पॉजिटिव आयन भी है और निगेटिव आयन भी है। तो जब ये सॉल्यूशन में हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव आयन है, ये हमारा मान के चलिए सॉल्यूशन है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन है, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो यानी कि हमारा जो एसिड होता है वो जब हम लोग पानी में इसको मिला देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। सॉरी, चलिए। हाँ, अब हम लोग मेटल के साथ इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। तो एसिड जो है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है ना? एसिड जो है ये मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा, सॉरी यार, हाँ ये साल्ट बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा? H2 गैस बनाएगा। ये होती है रिएक्शन। जैसे मैं एक दो लिख भी देता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग कोई एसिड ले लो और कुछ मेटल ले लो, मेटल जैसे जिंक ले लिया, तो जिंक की रिएक्शन हमने H2SO4 से करा दी, या HCl से भी ले सकते थे। तो क्या करेंगे? साल्ट बना दो, ZnSO4, और ये जो हाइड्रोजन है इसको निकाल दो, H2 गैस। एक्चुअल में यहां हो क्या रहा है? एक्चुअल में यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। जिंक जो होता है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। याद है ना रिएक्टिविटी सीरीज? सभी को रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। ये पहले चैप्टर में भी जरूरी है, दूसरे में भी जरूरी है और तीसरे में भी जरूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद होना चाहिए। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को कहेगा चल निकल, हाइड्रोजन को निकाल देगा और SO4 के साथ खुद बैठ जाएगा, क्योंकि जिसके पास पावर है उसी के पास, समझ रहे हो ना? तो जिसके पास ज्यादा शक्ति है उसके पास ये निगेटिव चली जाएंगी, निगेटिव चली जाएंगी। देखो मेरे मन में भी वही चल रहा है जो आपके मन में चल रहा है। खैर चलिए फिर पढ़ाई पर आते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, कोई नया रिएक्शन नहीं है। जैसे कि मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दूं HCl की, तो क्या हो जाएगा? ये भी डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और मैग्नीशियम क्लोराइड यहां बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो ये बात आप लोग जानते हो, इसको मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ लोगे तो इसमें इस बात का भी ध्यान रखना कि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर होता है और जिंक नीचे आता है, और फिर उसके बाद आयरन आता है, फिर कॉपर। तो कोई पूछे कि कौन सा सबसे तेजी में रिएक्शन करके बहुत जल्दी हाइड्रोजन गैस बना देगा, तो मैग्नीशियम बनाएगा, फिर जिंक बनाएगा, फिर उसके नीचे जो है वो बनाएंगे। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तभी तो इस बात का जवाब दे पाओगे। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो जल्दी से एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस बना देगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए आइए। अच्छा, एक एक्टिविटी है यहां पे, एक्टिविटी 2.3, जरा इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ नहीं है जो अभी मैंने पीछे बताया ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो मैंने लिखा, जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ अभी कराई ना, वही है। देखिए यहां पे ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इस वाले बीकर में, और इसमें हमने छोटे छोटे ये जिंक डाल दिए, तो क्या होगा? यहाँ पे बबल्स बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे? बबल्स बनने लगेंगे। किसके बबल्स होंगे? वो H2 गैस के बबल्स होंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कॉक लगा के और काफी अच्छे से
एक पाइप की मदद से ये सॉफ्ट सॉल्यूशन में हमने उस बबल्स को लाए, यानी कि उस गैस को लाए। कौन सा गैस? H2 गैस। फिर वो जब H2 गैस बाहर निकलेगी तो यहां पे हम एक बर्निंग कैंडल रख दिए, एक जलता हुआ कैंडल रख दिए। तो मैंने बताया था कि जब H2 गैस को जलाया जाता है, यानी कि वो जब हीट के संपर्क में आएगा तो वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करेगा। कैसा साउंड? पॉपिंग साउंड, पॉप साउंड, पॉप 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 पॉप, फट फट, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना, फटते हैं, उसी टाइप से। तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। तो बस वही एक्सपेरिमेंट यहां पे बताया गया। सवाल जो हो आप लोग कर लेना, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। कह रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को HCl से करो, H2SO4 से किया तो फिर HNO3 से करो, फिर CH3COOH से करो, सबसे करो, जितने से करोगे ठीक है। सारे एसिड H2 गैस देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सारे जितने भी एसिड हैं और वो सारे के सारे एसिड देंगे, ठीक है ना, जिंक के साथ जब करोगे तो। बस यही है कि कुछ हाइड्रोजन फटाक से दे देंगे हाइड्रोजन गैस, और कुछ थोड़ा सा टाइम लगा कर देंगे। तो जो फटाक से दे देंगे यानी कि वो ज्यादा रिएक्टिव है। आप सभी लोग समझ गए। चलिए ओके, तो अब हम लोग 7वीं रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, और इसी पर आई थिंक एक्टिविटी 2.5 इसी पे बेस है। ओके हाँ, चलिए तो जरा उस एक्टिविटी को भी मुझे देख लेने दीजिए। हाँ चलिए देखिए जरा, ये है एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो तो या बाइकार्बोनेट बोलो तो बात एक ही है। तो जब भी हम लोग एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराएं, मेटल कार्बोनेट के साथ कराएं या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कराएं, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएं, तो ये क्या क्या देता है? एक तो हमें साल्ट दे देगा, ठीक है ना, और ये जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है ये हमें देता है CO2, और इन दोनों से एसिड और इस मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से मिलके हमें बनता है H2O। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये 3 प्रोडक्ट यहां पे बनते हैं, ये 3 प्रोडक्ट यहां पे बनते हैं। एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से कराओगे तो साल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। जैसे 1-2 रिएक्शन मैं लिख देता हूं, देखिए जो आपके एक्सपेरिमेंट में है मैं वहीं लिख रहा हूं। जैसे चलिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया Na2CO3, इसकी रिएक्शन HCl से करा दो, तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया, मेटल सोडियम कार्बोनेट, और ये हो गया एसिड। तो इन दोनों की जब रिएक्शन कराओगे तो साल्ट बनता है, वो HCl होता है, और उसके बाद CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। CO2 पहचानने का नियम होता है ब्रिस्क इफरवेंसेस। क्या होता है? ब्रिस्क इफरवेंसेस। इफरवेंसेस कहते हैं कोई चीज जैसे उत्तेजित होती हुई, चमचमाती हुई आती है ना, उसी चीज को हम लोग कहते हैं। तो जो CO2 गैस निकलती है वो उसी टाइप की होती है, ठीक है ना। और इसकी स्मेल भी बहुत बदबूदार होती है, CO2 की स्मेल जो होती है बहुत बदबूदार होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिस्क इफरवेंसेस। ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे H2 गैस को जलाते हैं तो पॉपिंग साउंड होता है, तो H2 गैस को फाइंड करने का ये एक तरीका हो गया कि कैंडल लेकर आओ, अगर वो पॉपिंग साउंड है तो यानी वो H2 गैस है। तो CO2 ब्रिस्क इफरवेंसेस, जो मैंने यहां पीछे लिख भी रखा था यहां पे, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन। एक मेटल बाइकार्बोनेट कर लेते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन HCl या H2SO4 कोई भी ले लो, तो ये क्या करेगा? साल्ट बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे? चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट भी आप लोग ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम क्लोराइड, CO2 और H2O बनता है। ओके ठीक है, तो ये एक्टिविटी मैं इस पे कुछ बताने वाला हूं। ये एक्टिविटी ये है, देखिए ये एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी में कह रहा है कि सबसे पहले तो आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक A और B लीजिए, एक में सोडियम कार्बोनेट डाल दीजिए और एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद HCl मिलाइए, जो कि अभी मैंने दोनों किया, तो हमें कुछ मिला। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो गैस निकला,
जो गैस निकला, कौन सा गैस निकला? CO2 गैस निकला। अरे CO2 गैस ही तो निकला है। तो इस CO2 गैस को क्या कीजिए, लाइम वाटर से इसको पास कराइए। देखो यहां पे रिएक्शन भी लिख रखी है, मैं लिखूंगा नहीं, यहीं से देख लो। ये है, जब CO2 गैस को लाइम वाटर CaOH का 2, लाइम वाटर होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है व्हाइट PPT। व्हाइट PPT का मतलब हो गया कि वो नीचे बैठ गया। PPT का मतलब क्या होता है? नीचे बैठ जाना, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? इनसॉल्युबल, नीचे वो बैठ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि इनसॉल्युबल होगा, नीचे बैठ जाएगा। लेकिन यहां पे एक और बात ध्यान रखना कि अगर लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस अगर CO2 एक्सेस में कर दिया, क्या कर दिया? CO2 जो है CaOH का होल ट्वाइस और इसकी रिएक्शन CO2 से भी पीछे कराएं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि CO2 अब एक्सेस में डाल दो, यानी बहुत ज्यादा एक CO2 कर दो। तो जब बहुत ज्यादा CO2 कर दोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट के आगे बन जाएगा और यह बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट तो सोलुबल होता है, लेकिन ये इनसोलुबल, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट इनसोलुबल होता है, लेकिन ये सोलुबल होगा, यानी कि वो सॉल्यूशन में मिल जाएगा। तो ये दो बात ध्यान रखिएगा कि CO2 सिर्फ पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि PPT बन जाएगा और इनसॉल्युबल होगा। लेकिन अगर CO2 एक्सेस में पास करा देंगे तो फाइनली कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जो कि सॉल्युबल होगा, यानी कि वो सॉल्यूशन में मिल जाएगा, नीचे नहीं बैठेगा। क्लियर? चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका कलर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका कलर जो होता है वो कई बार कलर भी पूछ लेते हैं। तो ये जो व्हाइट PPT आप देख रहे हो ना, यहां लिखा है ना कि व्हाइट PPT, तो ये व्हाइट PPT जो होता है ये दूधिया कलर का बन जाता है, मिल्की कलर। क्या बोलते हैं इसको? मिल्की कलर। तो चाहे तो यहां पर भी ये बात ध्यान रखिएगा कि ये मिल्की कलर का हो जाता है यहां सॉल्यूशन, लेकिन यहां पे मिल्की कलर जो है वो गायब हो जाती है। यहां पे मिल्की कलर जो है, मिल्की कलर ये डिसअपीयर हो जाता है अगर हम एक्सेस में CO2 डाल दे तो। ये दोनों तीनों बात काफी कायदे से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ करा देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, साल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। इसकी रिएक्शन तो पता नहीं आप लोगों ने कितनी सारी की होंगी, अभी मैं आगे फिर से कराऊंगा। तो एसिड प्लस बेस क्या बन जाएगा भाई? साल्ट बन जाएगा और पानी बन जाएगा। जैसे एसिड ले लिया हमने HCl और बेस ले लिया हमने NaOH, तो ये बन गया NaCl और उसके बाद आ गया H2O। ठीक है ना? आगे चल के अभी और भी रिएक्शन हम लिखेंगे जब बेस में पढ़ेंगे, तो अभी बस इतना ही समझ लो। और कभी भी एसिड्स का रिएक्शन बेस से होगा तो साल्ट और वाटर बनेगा, और इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड की पावर और बेस की पावर दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है ना? मतलब दोनों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे आइए, यहां पे एक्टिविटी है 2.6 जो कि मैं आगे कराऊंगा। एक्टिविटी 2.6 जो है इसको मैं अभी नहीं करा रहा, जब बेस की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा आगे चल के तो उसमें करा दूंगा। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बच रहा है। अच्छा ठीक है, एक और रिएक्शन है भैया, देख लो। रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है ना? एसिड की रिएक्शन एसिड की रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो मेटेलिक ऑक्साइड तो सभी लोग जानते ही हो क्या होता है, यानी कि जो मेटल का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ये सब क्या है? मेटल ऑक्साइड है, मेटल के साथ ऑक्सीजन मिले हुए हैं, तो इसीलिए इनको मेटल ऑक्साइड कहते हैं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, इनका नेचर बेसिक होता है, बेसिक ऑक्साइड होते हैं ये, ध्यान रखिएगा। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं भैया? ये होते हैं बेसिक। और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड, जैसे कार्बन का ऑक्साइड, जैसे फास्फोरस का ऑक्साइड, ये सब नॉन मेटल होते हैं। तो उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं। तो उल्टा होता है, मेटल बेसिक और नॉन मेटल एसिडिक। तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो गया? जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो बेसिक ऑक्साइड होंगे। क्यों? क्योंकि उनका नेचर बेसिक होगा। तो जब इनका नेचर बेसिक होगा तो एसिड के साथ आराम से रिएक्शन करेंगे। तो हम लोग एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड से करा सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर है ना? तो क्या क्या बन जाएगा जब इसकी हम लोग कराएंगे? तो एक साल्ट बनेगा, और चूंकि ये एसिड और बेस की तरीके ही तो रिएक्शन हो रही है, तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे कि एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग HCl से करा देंगे तो साल्ट बनेगा कॉपर क्लोराइड और H2O। बात समझ में आ गई? कॉपर ऑक्साइड जो है सो इसमें घुल जाएगा और कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। और कॉपर क्लोराइड का कलर याद रखना, इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन, मतलब ब्लूइश ग्रीन, हल्का हल्का ब्लू जैसा ग्रीन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो। तो ब्लू ग्रीन टाइप का इसका कलर हो जाता है, ध्यान रखना इस बात का। तो एसिड की रिएक्शन जब मेटेलिक ऑक्साइड से कराएंगे तो साल्ट बनेगा। और यही है आपकी एक्टिविटी 2.7। एक्टिविटी 2.7 यहां आपकी खत्म हो गई। एक्टिविटी 2.7 में यही रिएक्शन दे रखी है, आप उसको पढ़ना, समझ में आपको आ जाएगा। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कॉपर क्लोराइड बनता है, जिसका कलर होता है ब्लू ग्रीन। ओके, नोट करके और क्या लिखा है? अच्छा, हाँ, जैसे कि मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा, ये मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड। तो जैसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, सेम वैसे ही मेटल हाइड्रो ऑक्साइड भी बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है ये? बेसिक नेचर का। और इसकी रिएक्शन जब HCl जैसे या H2SO4 किसी भी एसिड से कराओगे तो साल्ट बन जाएगा, जैसे MgCl2, और पानी बन जाएगा। ये जो मैग्नीशियम, ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, जो कि मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख रखा है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटीसिड की तरीके भी काम करता है। कभी हम ज्यादा खाना खाते हैं या कभी उट पटांग चीजें खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि लो भैया ये दवाई खाओ, तुम्हारी जो एसिडिटी है वो ठीक हो जाएगी, जो पेट में तुम्हारे एसिड है वो ठीक हो जाएगा। तो वो एक्चुअल में जो दवाई देते हैं उसमें होता क्या है? उसमें यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसका एक और क्या नाम है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमें दे देते हैं, लो भैया खाओ। तो क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ ये जाकर मिलेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और इफेक्ट खत्म कर देगा उसका। क्लियर है ना? चलिए, उसके बाद एसिड की ये कुछ यूजेज हैं, क्या क्या हैं, जरा एक बार आप लोग वीडियो को रोक के और इसको जरा एक बार पढ़ लीजिए। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ज्यादा बकवास की चीजें भी नहीं है भैया, तो एक बार इसको पढ़ लीजिए क्या क्या है। चलिए आगे चलिए। हाँ, अब हम लोग बेस शुरू करते हैं। बेस भी मैं इसी में पढ़ाऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बातें करेंगे और उसके बाद साल्ट्स पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए। आप लोग भी थक गए होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, फिर उसके बाद बैठिए।
हमें कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा कि आप लोगों को यहाँ पढ़कर कैसा लग रहा है, ठीक है ना। और जो बच्चे लाइव क्लास में हैं उनसे तो बात होती रहती है, लेकिन यूट्यूब पे आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों की भी राय जानना जरूरी है। तो हमें बताते जरूर रहिएगा कि हाँ पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, और इससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मेन तो वही है ना। ठीक है, चलिए शुरू करें। ओके, फिर से शुरू करते हैं, लेके हरि का नाम। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने एसिड में 2 डेफिनेशन पढ़े थे, सेम हम लोग वैसे ही बेस में भी 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन नंबर 1 है हमारा कि बेस वो होता है जो कि बीटर हो खाने में, और जो कि रेड या पर्पल लिटमस पेपर को फाइनली ब्लू में बदल दे। इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है लेकिन 14 से कम होता है। तो मुझे यहाँ पे हालांकि ऐसे लिखना चाहिए कि पीएच ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 14, ठीक है ना। तो पीएच की वैल्यू 7 से 14 के बीच में होती है। अच्छा, जैसे एग्जांपल है इसका, जैसे करेला बिटर गॉड, या सोप साबुन है, या चूना है लाइम, वो भी आपका बेस है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 2 की। डेफिनेशन नंबर 2 कहता है, डेफिनेशन नंबर 2 कहता है वहीं अर्हेनियस के हिसाब से, कि जैसे अर्हेनियस ने एसिड के लिए बोला था ना कि जिसमें के फॉर्मूले में H हो और पानी में H प्लस दे, ये दोनों कंडीशन हो तभी वो एसिड होगा। तो सेम वैसे ही वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रो ऑक्साइड हो, क्या हो, हाइड्रो ऑक्साइड हो, और जब उसको हम पानी में डालें तो वो OH माइनस दे भी। दोनों बातें ध्यान रखना, OH उस फॉर्मूले में हो और पानी में डालने पर वो OH दे भी दे, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इज नोन एज एसिड, नहीं बेस। क्लियर, सभी को ये बात समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये है आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको जब आप लोग पानी में डालते हो तो ये क्या होता है, Na प्लस अलग हो जाता है और OH माइनस अलग हो जाता है, ध्यान रखना। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको भी जब पानी में डालोगे तो ये कैल्शियम 2 प्लस अलग हो जाएगा और 2 OH माइनस अलग हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये पानी में डाला तो इसका झींगा लाला हो गया। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम KOH, पानी में जब डाला तो K प्लस अलग हो गया, OH माइनस अलग हो गया। यहां पे एक एक्टिविटी भी थी, नहीं यहां पे नहीं है, ओके ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई ना, जैसे एसिड के लिए था सेम वैसे ही बेस के लिए है। आगे आइए, नोट, बट कंपाउंड लाइक C2H5, जैसे मैंने वहां पे बताया था सेम वहां यहां पर भी समझिए कि जैसे एल्कोहल होता है ना, तो एल्कोहल में OH होता है, C2H5OH। तो ये OH जो होता है एल्कोहल के फॉर्मूले में होता है, लेकिन पानी डालने पर ये OH माइनस नहीं देता है, तो यानी कि ये बेस नहीं है। जैसे वहां एसिड के बारे में मैंने बताया था ग्लूकोज और एल्कोहल का एग्जांपल लेके, सेम यहां भी ध्यान रखिएगा ये बात कि ये OH इसके फॉर्मूले में होता तो है लेकिन ये बेस नहीं है। क्लियर, तो ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि फॉर्मूले में OH है तो इसको हम बेस बोले या ना बोले, धीरे धीरे आपकी डेवलप होती जाएगी जब आप लोग कार्बन चैप्टर पढ़ोगे 11th-12th में पहुंचोगे तो। चलो अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि अभी हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं, जो कि अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वो बेसिक हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। वी हैव रीड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हमने अभी एसिड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, पढ़ा ना। तो यानी कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे। जैसे सोडियम ऑक्साइड, ये हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड Na2, आपका कैल्शियम का ऑक्साइड, आपका कॉपर का ऑक्साइड, आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं,
ये सारे के सारे बेस हैं। अगर कोई पूछे कि इसका कैरेक्टर कैसा है तो ये बेसिक है। इसमें OH माइनस नहीं है, ध्यान दो, इसमें OH माइनस नहीं है, लेकिन फिर भी इनका नेचर कैसा है, बेसिक। ठीक है ना। तो बेसिक वो भी हैं जो कि OH माइनस हैं और ये भी हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जो अच्छे बच्चे होंगे उनके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, क्या कि भैया तो क्या अर्हेनियस जो थे वो गलत थे क्या? अर्हेनियस ने कहा था कि बेस वही हो सकता है जिसके फॉर्मूले में OH हो, और आप कह रहे हो कि कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सब भी बेस हैं। तो क्या अर्हेनियस ने आधा अधूरा फॉर्मूला डेफिनेशन दिया था क्या? तो नहीं। इनको जब आप लोग पानी में डालोगे, जब इनको आप लोग पानी में डालोगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ना होके ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड ना होके कॉपर का हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये पानी में डालने पर फाइनली पहुंच जाते हैं। और अर्हेनियस भी तो कहता है कि पानी में जो OH माइनस दे वही बेस है, कहता है ना, पानी में डालो और जो OH माइनस दे। तो इन सबको जब पनिया में डालोगे तो पानी में डालने पर पहले रिएक्शन करके ये बन जाएंगे अपना मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, और फिर उसके बाद OH माइनस दे देंगे, तो ये भी बेस हो गए। बात समझ में आ रही है ना। दिमाग की बत्ती जलाओ। चलो आगे चलो। वी हैव ऑल्सो रीड द, हमने ये भी पढ़ा कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं ये भी न्यूट्रलाइज कर देते थे एसिड को, और साल्ट और CO2 और H2O बनाते थे, पीछे भी पढ़ा ना। तो यानी कि ये भी बेस जैसे हैं। ये भी कैसे हैं, बेस जैसे हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सब भी बेस जैसे ही हैं। अब आप कहोगे कि इसको कैसे आप हाइड्रोक्साइड में बदलोगे, तो इसको भी जब पानी में डालोगे ना ये हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं। ठीक है ना। इनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। वास्तव में ये साल्ट है। देखो Na प्लस वाला है और CO3 माइनस वाला है। तो साल्ट क्या होता है, केटाइन और एनाइन का मिलाप करा दोगे तो साल्ट बन जाएगा। ये केटाइन और एनाइन, तो Na प्लस वाला है और CO3 माइनस वाला है, साल्ट बन गया ना। लेकिन ये ऐसे साल्ट होते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है। अभी मैं साल्ट में रिवाइज कराऊंगा तो वहां ये बता दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। चलिए तो इसको पढ़ लीजिए, मैंने जो बोला वही सारी बातें यहां पे लिखी हुई है। आइए आगे चलते हैं। एल्कलीज क्या होता है, द बेसिस विच आर सोलुबल इन वाटर। देखिए जितने भी बेस होते हैं अगर वो पानी में सोलुबल हैं और हाइड्रो ऑक्साइड बना रहे हैं तो उनको हम लोग एल्कलीज कहेंगे, वरना उसको एल्कलीज नहीं कहेंगे। जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सब बेस होंगे, क्योंकि बेस जब पानी में मिलेगा तभी तो एल्कली बनेगा। तो सारे एल्कली बेस तो होंगे, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल सबसे अच्छा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ बेस होता है, एल्कली नहीं होता, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। क्या बात समझ में आ गई। अगर वो पानी में मिलेगा नहीं तो कहां से हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा, नहीं बना पाएगा। इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों ये पानी में नहीं मिलता है। देखो कॉपर ऑक्साइड को जब पानी में मिलाओगे तो ये क्यों नहीं मिल पाएगा, इसके पीछे रीजन ये है कि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, जिस कारण से ये हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बना पाएगा। क्लियर। चलिए वहीं जो मैंने अभी बोला वहीं ये बात लिखी हुई है कि कॉपर ऑक्साइड ओनली बेस है, ये एल्कली नहीं है। रीजन इसका क्या है मैंने बता दिया। ओके तो मोस्टली जितने भी बेसेस होते हैं ना वो पानी में मिल जाते हैं तो वो एल्कली भी होते हैं। तो इसीलिए मैं आगे चल के बेस बोलूं या एल्कली बोलूं मेरा मतलब सेम है। अच्छा
अमोनिया इज एल्कली नेचर, जो अमोनिया होता है, अमोनिया आप लोग जानते हो NH3, ये भी एल्कली नेचर का होता है, क्योंकि इसको जब हम लोग पानी में मिला देते हैं तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, NH4OH, ठीक है ना, और ये फिर NH4 प्लस और OH माइनस में टूट भी जाता है। तो इसीलिए ये भी अमोनिया, अगर कोई पूछे कि अमोनिया का नेचर कैसा होता है, तो बेसिक नेचर होता है। क्यों? क्योंकि पानी में डालने पर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे देता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बेस की प्रॉपर्टी करते हैं, फिर उसके बाद बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कुल टोटल 2 पार्ट होंगे इसके, एक पार्ट में आधा और एक पार्ट में आधा। बेस की प्रॉपर्टी फटाफट, बीटर टेस्ट होता है, सॉपी टच, जब इसको टच करते हैं तो सॉपी, जैसे साबुन को टच करते हो तो हाथ फिसलता है ना, स्लिपरी। इंडिकेटर पे अगर बात करें तो रेड, पर्पल, लिटमस होगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में बदल जाएगा। फिनोप्थिलीन कलरलेस अगर होता है तो फिनोप्थिलीन कलरलेस जो होता है, एसिड के साथ तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बेस के साथ फाइनली पिंक बदल जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो फाइनली येलो में चला जाता है। और टर्मेरिक जो होता है, इसकी रिएक्शन जब कराते हैं हम लोग किसके साथ, बेस के साथ, ये सब कुछ बेस के साथ कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो जब इसकी रिएक्शन हम लोग बेस के साथ कराते हैं तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। मैंने बता रखा है ये सारी बातें। आगे आइए, कोरोजिव नेचर, जैसे एसिड खतरनाक होता है वैसे ही बेस भी खतरनाक होता है। जैसे NaOH और KOH तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, क्योंकि इसमें भी OH माइनस है और कोई ना कोई प्लस वाला पार्ट तो होगा ही होगा। अरे जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट तो है ना, तो पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट है, तो जब इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमें केटाइन एनायन मिल जाएंगे, जिसको हम लोग मूव करवा के और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवा लेंगे। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मेटल के साथ रिएक्शन, हाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, लेकिन एसिड की तरीके नहीं। इसका नेचर थोड़ा सा अलग होता है। इसका नेचर क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। और सारे बेस नहीं रिएक्ट करते हैं, सिर्फ हाईली NaOH और KOH जो हाई रिएक्टिव होते हैं, यही हाईली रिएक्टिव मेटल जिंक और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और साल्ट बनाते हैं। और ये साल्ट भी थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं, ये आपकी एक्टिविटी भी है, मैं अभी बता देता हूं। NaOH की रिएक्शन जब हम लोग जिंक के साथ कराते हैं, NaOH की रिएक्शन जब हम लोग जिंक के साथ कराते हैं तो ये साल्ट थोड़ा अजीब बनता है। ये बनता है Na2ZnO2 और उसके बाद इधर की तरफ H2 गैस निकाल दो। क्लियर है ना। ये आपकी एक्टिविटी 2.4 है। ये कितना है, एक्टिविटी 2.4, ध्यान रखिएगा, ये यही है आपका एक्टिविटी 2.4। ये होता है आपका सोडियम जिंकेट। क्या है ये, सोडियम जिंकेट इसका नाम है। और मान के चलिए यही NaOH या KOH भी आप ले सकते हो, इसकी रिएक्शन जब एल्युमिनियम के साथ करा देंगे तो ये, और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालते हैं, इस रिएक्शन में थोड़ा सा पानी भी डालते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बन जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट और H2 गैस, 2 AlO2, हाँ ठीक है। इसका नाम हो जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। ये IIT के एग्जाम में भी एक बार पूछ लिया गया था, ये जिंकेट का और ये एल्यूमिनेट का। कई बार हम लोग के भी दिमाग से निकल जाता है। तो जिंकेट और एल्यूमिनेट में ध्यान रखिएगा, ये जो जिंकेट होता है इसके कुल टोटल के ऊपर 2 माइनस होते हैं, लेकिन एल्यूमिनेट जो होता है कुल टोटल के ऊपर 1 ही माइनस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है ना, समझ में भी आ रहा है, क्योंकि यहां पर 2 Na लगा है, यहां पे 1 Na लगा है, तो यहां पे 2 निगेटिव होगा तभी तो 2 पॉजिटिव आया, और यहां 1 निगेटिव है तभी तो 1 पॉजिटिव आया। तो ये थी मेटल की रिएक्शन। आगे चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एसिड की रिएक्शन। रिएक्शन विथ एसिड्स मतलब कि बेस की एसिड के साथ रिएक्शन, तो मैंने पीछे बता ही दिया
कि कभी भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और पानी बन जाएगा, और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस पे जो एक्टिविटी है अब उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला था ना एक एक्टिविटी है 2.6, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कोई भी आप एसिड ले लो, जैसे HCl ले लिया और मान के चलिए ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो क्या हो जाएगा, साल्ट क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। बस यहां से OH लो, यहां से H लो, उसको पानी बना दो और उसके बाद ये वाला और ये वाला मिला के साल्ट बना दो। जैसे एक और ले लो, HCl के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। तो क्या बन जाएगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और पानी बन जाएगा। तो मुझे लगता है ये तो आपको आता है। मैं वो एक्टिविटी थोड़ा आपको बता दूं। देखो ये एक्टिविटी ध्यान से देखना, इसमें कई चीजें हैं। इसने कहा है कि आप क्या करो, NaOH लो। इसने कहा है कि आप ऐसा करो कि NaOH लो और NaOH में आप फिनोप्थिलीन डालो। मतलब उसने कहा NaOH में क्या करो, फिनोप्थिलीन, ठीक है ना, फिनोप्थिलीन डालो। फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है, तो जब हम ये NaOH में फिनोप्थिलीन डालेंगे यानी बेस में जब हम लोग डालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो गया, पिंक कलर का। कह रहे हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये पिंक कलर हो गया। ठीक है ना, इस पार्ट का आंसर समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि HCl डालो। अब क्या करो, इसमें HCl डालो, ये जो सॉल्यूशन है अब इसमें HCl डालो ड्रॉप वाइज। कह रहे हैं कि क्या उस जब HCl तुम डाल रहे हो तो क्या कुछ चेंज हुआ क्या, मतलब कलर में कुछ चेंज हुआ क्या। उसके आगे बात पूछी है कि व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन चेंज आफ्टर एडिंग एन एसिड। तो देखो सॉल्यूशन हमारा पिंक कलर हो गया, लेकिन सॉल्यूशन में है क्या क्या, सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूशन में है NaOH और फिनोप्थिलीन। अरे सॉल्यूशन में NaOH और फिनोप्थिलीन दोनों है ना, उसमें हम HCl डाल रहे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या क्या था, NaOH था और फिनोप्थिलीन था। इसी के कारण, इसी दोनों के कारण तो पिंक कलर आ रहा था। अब इसमें हमने एसिड HCl डालना शुरू किया, तो जब एसिड हम इसके अंदर डालेंगे तो ये एसिड क्या करेगा, इस बेस को न्यूट्रलाइज करने लगेगा, NaOH को न्यूट्रलाइज करने लगेगा, करता जाएगा, सारे NaOH को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब सॉल्यूशन में क्या है, फिनोप्थिलीन है, और NaOH और HCl का जो न्यूट्रलाइज होकर बना है वो है, यानी कि NaCl है और H2O है। तो H2O का कोई कलर होता नहीं है, NaCl का कोई कलर होता नहीं है, फिनोप्थिलीन भी कलरलेस होता है। तो अब सॉल्यूशन जो होगा ये पूरा का पूरा कलरलेस हो जाएगा। पहले पिंक था, अब क्या हो गया, कलरलेस हो गया। बात समझ में आ गई। उसके आगे कह रहा है, फिर उसके आगे कह रहा है, देखो यहां पे नाउ ऐड, इस वाले लाइन में देखो, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। अब कह रहा है कि इसमें फिर से NaOH डालो, फिर से डालो दोबारा। तो अब जब फिर से NaOH डालेंगे तो अब एसिड तो है नहीं, तो एसिड है नहीं तो ये NaOH एसिड के साथ रिएक्ट तो करेगा नहीं, तो ये फिनोप्थिलीन के कांटेक्ट में आकर सॉल्यूशन को फिर से पिंक करने लगेगा। बेस NaOH एसिड के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं क्योंकि एसिड है नहीं, तो NaOH फिनोप्थिलीन के साथ रिएक्शन करके फिर से क्या करने लगेगा, सॉल्यूशन को पिंक बनाने लगेगा। तो सॉल्यूशन फिर से पिंक कलर का होने लगेगा। तो यही है, यही जो मैंने शुरुआत में बताई थी ना, वही बात यहां पर है कि हमने एक बार पहले बेस फिनोप्थिलीन के साथ किया, फिर एसिड डालकर उस बेस को खत्म किया, फिर बेस डाल के फिर से कलर को हमने दोबारा अपीयर किया। समझ में आ गई, आगे चलो। ओके, अच्छा, जैसे वहां पे मैंने बताया था ना मेटेलिक ऑक्साइड, वैसे ही यहां पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मैंने बता रखा है कि क्या होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर।
तो जैसे नॉन मेटेलिक, जैसे कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर है, फास्फोरस है, तो CO2, SO2, SO3, P2O5, ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी नॉन मेटल और ऑक्सीजन। तो ये जो हैं, इनका नेचर एसिडिक होता है, तो ये बेस से रिएक्शन करेंगे। तो जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, इनका नेचर क्या होता है भाई? एसिडिक। तो जाहिर सी बात है ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे? बेस के साथ। तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और पानी बनेगा। साल्ट बनेगा और पानी बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब CO2 से कराओगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना दोगे और H2O बना दोगे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, ये है आपका बेस के कुछ यूजेज, जो कि एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। मैंने सबको कंबाइन करके एक जगह लिख दिया है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट रिवीजन में हम लोग यहां से शुरू करेंगे। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, फिर उसके बाद आयोनाइजेशन क्या होता है, फिर उसके बाद आयोनाइजेशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, और पीएच स्केल। उसके बाद ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, पीएच स्केल, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल। उसके बाद हम लोग साल्ट्स पढ़ेंगे, और साल्ट्स को पढ़ने के बाद हम लोग कॉमन साल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से ये 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर हो गया। ओके, ठीक है। अगला लेक्चर लगभग 40-45 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो मैंने जो बोला था 2 घंटे में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मुझे लगता है कि 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना? 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं यार। चलिए, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है लेक्चर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमें बताइएगा कि आप लोगों को पढ़ के कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लेक्चर लगा तो एक लाइक तो जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनका भी लाभ हो, वो भी अच्छा रिवीजन करें। ठीक है ना? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।